हकीकतन ये बहुत बुक्स पाले हुए होते हैं अपने दिलों के अंदर एक दूसरे के बारे में, तो वो डिजिटल दहशतगर्दी की तरफ आए। वो यकीनन मुझे कहने में कोई आर नहीं है, वो डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो पीटीआई के जो ट्रोल्स जो कुछ कर रहे हैं, मैं उस चीज को वाकई दहशतगर्दी मैं भी समझता हूं। ये कोई तरीका नहीं, बहुत सख्त दहशतगर्द। देखे ना दहशतगर्दी क्या है, आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि टीटीपी जो असला उठा के 8-10 बंदों को कत्ल कर दे, यह पाकिस्तानी नेशन का कत्ल है, या एक जमात मुनज्जम तरीके से पूरे इदारे को इतना रगड़ा लगाए कि यूके में मेरे भाई 2 वहां रहते हैं, मेरे दोस्त वहां से होके आए हैं, ये जो कुछ वो कैंपेन चला रहे हैं फौज के खिलाफ, उस फौज के खिलाफ जिसके ये बगल बच्चे रहे हैं, मुझे उस फौज के साथ कभी कोई हमदर्दी नहीं रही है पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तबाही की वजह यह है जो इन्होंने सियासत में लुच तलाया। मैं उस वक्त से कह रहा हूं जब ये गोद में बैठे हुए थे, मुझे कोई ये नहीं सिखा सकता कि मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूं, मैं हमेशा से हूं। लेकिन ये जो कुछ फौज के साथ कर रहे हैं, ये नजरियाती कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तान का। टीटीपी वाले 1000 बंदे मार देंगे, लेकिन अगर मेरे हजारों बच्चे फौज के एज ए इदारा खिलाफ हो जाते हैं, ये मेरा नजरियाती कत्ल है और मैं इसे दहशतगर्दी समझता हूं। इन्होंने तो अभी ये ट्वीट किया है ना, मैं इससे पहले समझता हूं कि नजरियाती दहशतगर्दी है अगर पाकिस्तान की फौज के हवाले से एज ए इदारा ये काम किया जाए, और ये एज ए इदारा हो रहा है। मैं आपको हमारे लाइव सेशन में मेरे स्टूडेंट्स आके कह रहे हैं कि जी वालिद साहब ने जो है वो करवाया था भर्ती इसमें कैडेट कॉलेज में, मेरे अपने बच्चे का क्लास फेलो है, कैडेट कॉलेज छोड़ के आ गया एक इस लीडर की मोहब्बत में कि जिसका पता नहीं क्या माजी है, मुस्तकबिल उसका क्या होना है। ये जो नफरत है ना, इस लेवल पे नफरत नहीं जानी चाहिए। पीएमएलएन ने भी तो यही किया, मियां साहब की गुजरावाली तकरीर आप हो रही है, बात ये हो रही है, अगर आपने यही बात करनी है ना, तो फिर मेरे भाई ये टॉपिक हमने डिस्कस ही नहीं करना। उसकी वजह यह है कि तुम लोगों ने दावा यह किया था कि हमने ये एक बंदा ऐसा लॉन्च किया है जो बड़ा परहेजगार है। अब मुझे मिसालें, मुझे तो मूसा कह के लॉन्च करवाया था, मुझे फिरौन की मिसालें दे रहे हैं। ठीक है, कल तक यही कहते थे ये चोर हैं, वो चोर हैं, इनकी बात ना करें, हमने नया बंदा लेके आए। अगर नए बंदे ने भी कहना है कि मैं छोटा चोर हूं, ये मुझसे बड़े चोर हैं, तो अभी तू भी निकल, हम नहीं तुझे एक्सेप्ट करते। तुझे एक्सेप्ट इसलिए किया था कि तूने दावा यह किया था कि मैं वो कुछ नहीं हूं, लेकिन तू हर बात पे झूठा निकला। ठीक है, हर वो बात जो तुमने क्लेम की वो तुम झूठे निकले, सिवाय एक चीज के कि मुल्क छोड़ के नहीं जाओगे। वल्लाहु आलम कि तुम्हें ऑफर नहीं की जा रही या तुम जेन्युइनली नहीं छोड़ के जा रहे, ये तो हमें नहीं पता। हम उसने जान रखते हैं कि जनरली छोड़ के जा रहे, वरना तुम किसी बात पे कायम नहीं रहे। ये पीटीए वालों का सबसे बड़ा मर्ज है। जैसे ही हम उनको गलतियां गिनवाना शुरू करते हैं, कहते हैं नवाज शरीफ भी ऐसा था। तो भाई अगर वो ऐसा था और उसका ही छोटा भाई लॉन्च करना था, तो हमें क्यों ख्वाब दिखाए थे? हमें किस चीज के ख्वाब दिखाए थे तुम लोगों ने? तुम तो वही कुछ निकले। ठीक है, फिर ये धोखा दे ही छोड़ दे, ये चीज है। तो मैं ऐसे दहशतगर्दी समझता हूं इस हवाले से। बिल्कुल नजरियाती दहशतगर्दी मेरे नजदीक बंदा कत्ल करने से बड़ी है। क्यों? कुरान कह रहा है कि फितना कत्ल से बड़ा है। ये कुरान का ये फितना है, ये जो कुछ कर रहे हैं ये फितना है। और मैं ये बिल्कुल, और ये खुद मान चुके हैं। अब देखें, मुझे शेर अफजल मरवत को मैंने कहा था कि बैरिस्टर गौर के साथ बैठ के उन्होंने कहा कि आदिल राजा जो कुछ कर रहा है ये गलत है। ये मैंने उसको कहा था, गन पॉइंट पे खिलवाया। यही बातें हम भी पहले कर रहे थे। आदिल राजा ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि इस एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है, जो खुद गन पॉइंट पे मीडिया पे लॉन्च हुआ था खान को बुत बनाने के लिए, और वो फिर फौज के खिलाफ होकर खान के साथ हो गया। जो खुद एस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा, उनकी तनख्वाहों पे पलने वाला। मेरी तो नौकरी एस्टेब्लिशमेंट ने 2017 में फारिग की है। मैं तो उनका डसा हूं। मैंने उस वक्त इमरान खान वजीर आजम जब 2018 में बना, मैंने उसे भी खत लिखा। मैंने एक एक बंदे को अप्रोच किया कि मेरे साथ ये जुल्म कर रहे हैं। मैं कोर्ट में गया। ये आज जो अतर मिनल्ला इतना नजरियाती बना है ना, इसके पास ही मेरा केस लगा था। उस वक्त ये एस्टैब्लिशमेंट का बगल बच्चा होता था, आज बड़ा नजरियाती बना हुआ है। मुझे इन सब का माजी पता है। ये सब लोग उस वक्त अगर शौकत सिद्दीकी के साथ खड़े होते ना, मुझे इनके इखलास के ऊपर मैं मानता। ठीक है, बाबर सर की सिर्फ मैं इज्जत करता हूं, मैं जियो पे उस वक्त भी देखता था, लेकिन उनका हाल यह है कि सबसे ज्यादा पीटीआई मुखालिफ थी उन्हें जज बनाने में। तो मुझे बताएं अल्लाह के बंदो, कोई एक खामी बताओ नून लीग पीपल्स पार्टी की जो उससे ज्यादा वर्स्ट फॉर्म में इस जमात में ना आई हो, इनके बड़ों में ना आई हो। मैं इसको साबित कर सकता हूं, लेकिन हमारा ये प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल नहीं है, इस वजह से मैं उस लेवल पे नहीं उतरता। ये भी मुझे इसलिए उतरना पड़ता है कि हमारे अक्सर स्टूडेंट यंग जनरेशन है और वो इनके हाथों गुमराह हो रहे हैं, अपना मुस्तकबिल बर्बाद करेंगे, एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। हिटलर के लिए भी 2.5 करोड़ लोगों ने टैटू बनवाए थे, वो भी इसी तरीके से हाथ उठा के लेता था। एंड रिजल्ट क्या निकला? आज जर्मनी शर्मिंदा हिटलर का नाम लेने से। अल्लाह ना करे कि खान साहब का मुस्तकबिल ये हो। जेल में गए, मेरी कभी मुलाकात भी, मैं उनके कहूंगा खुदा के लिए आप अपनी जिंदगी में अपने फितने को खत्म करके जाए। जो आपने गलत चीजें की हैं उनसे माफी मांगे और अपनी नौजवान नस्ल को, इसलिए देखें 4 टुकड़े तो हो चुके हैं जमात में, और भी टुकड़े होंगे। तो इसी वजह से हो रहे हैं कि ये कोई एक वो है ही नहीं चीज। तो आदिल राजा के बारे में शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये गुमराह कर रहा है, वो आज तक गुमराह कर रहा है। इनकी मीटिंगों में भी वो ऑनलाइन आए होते हैं, सब कुछ हम देख रहे होते हैं।
एक टिकट में 3-3, 4-4 मजे कर रहे हैं, कोई इनका कोई क्राइटेरिया नहीं कुछ। ये मैं इसलिए बात करूं कि मैं रिलीजियस बंदा हूं, मैं मौलवियों को भी आड़े हाथों लेता हूं इनकी मुनाफिकत की वजह से, पॉलिटिकल जमातों को भी। अब जब ये सारी मैं बातें करूंगा, ये कहेंगे जरदारी भी ये करता है, नवाशी भी ये करता है। यार ये टॉपिक ही नहीं है, ये इसी तरीके से है कि बेटा तू क्यों फेल हुआ, अब्बा जी आपके दोस्त का बेटा भी फेल हो गया, तेरी फूफी भी नाश की सी, और भाई मेरी सारी फूफियां भी नाश जान, तो आड़े फूफे ने जो कीता है ना, ये बड़ी सख्त ज्यादती की थी। दोबारा से अभी अज़्म इस्तेकाम हो रहा है, हम लोग देखते हैं कि हर कुछ अरसे बाद हमें ये चीज नजर आती है। ओवरऑल आप इसको किस तरह देखते हैं कि ये कोई किस तरह इसको फिक्स किया जा सकता है कि ज़ाहिर है ये इमर्ज होती है फिर खत्म हो जाती है, इसमें रिलीजियस स्कॉलर्स का क्या किरदार है? ठीक है, जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं वो तो एक अलग है, बट कहीं ना कहीं वो भी कनेक्शन है। हम वो खवारिज जिनको कहते रहे कि जी ये तो इंडिया की सपोर्ट है, बट टीटी तालिबान, अफगान तालिबान भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उनका है। बट ऑपरेशन ये जो भी होने जा रहा है या बातें हो रही हैं, इस पूरी चीज को आप कैसे देखते हैं? वो ऑपरेशन तो मुझे लग रहा है कि शायद पीटीए के खिलाफ ही हो रहा है और बीच में टीटीपी और बाकी लोग भी आ जाएंगे, मुझे तो ये नजर आ रहा है। अच्छा, अब रहा मसला कि ये बार बार हमें कभी ज़रबे अज़्म, कभी रद्दुल फसाद, कभी अज़्म इस्तेहकाम, तो ये तो हमारी मजबूरी है। हम कंबल को छोड़ना चाहते हैं, कंबल हमें नहीं छोड़ रहा। हमने जो इतनी गलतियां की हैं, इतनी जल्दी तो जान नहीं छोड़ेगी, सीधी सी बात है। इसके लिए आपको काउंटर नैरेटिव लॉन्च करना पड़ेगा। जो ये हमें पढ़ाते होते हैं ना, पाकिस्तान की नजरियाती हुदूद की हिफाजत हम कर रहे हैं, नजरियाती हुदूद की हिफाजत कोई नहीं हो रही है, जुग्राफिया की हिफाजत हो रही है। अभी तक कोई सीरियस कोशिश नहीं हुई है। मुझे बताएं वो तमाम उलमा जो इन चीजों पे बोलते थे, एक एक करके खुदकुश हमलों में शहीद कर दिए गए। एक बंदा बचा था, गामदी साहब, वो बेचारे पूरी जिंदगी मलेशिया गुजारी और अब वो बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर। तो नजरियाती हुदूद की हिफाजत गामदी साहब ने करनी है, आर्मी चीफ नहीं कर सकता। ये जो आप इस तरह की चीजें लॉन्च कर रही हैं, नजरियाती हुदूद की हिफाजत नहीं कर सकते, जुग्राफियाई हुदूद की हिफाजत कर सकते हैं। इसके लिए वो उलमा, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, डिसेंट उनकी इस एतबार से अप्रोच है, और वो इस किस्म की एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज जो मजहबी तंजीमें कर रही हैं, वो उसे बिल्कुल एलानिया कंडेम करते हैं। पूरी दुनिया में जितना इस तरह का मामला हो रहा है, अभी तो मैंने उनका कल एक इंटरव्यू देखा है इंग्लिश में, उन्होंने 5 मिनट का एक क्लिप रिकॉर्ड कराया, उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि दुनिया में जिस किस्म की भी हुकूमतें हैं मुसलमानों की, उनका साथ दें और आप पॉलिटिकल स्ट्रगल करें। ये जत्थे बना के इस तरह चट दौड़ना, इसकी वजह से तकी उस्मानी साहब की अपनी लाइफ भी वनरेबल हुई है, उन पर भी अटैक हुए हैं उन लोगों की तरफ से। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को इनको फ्रंट पे लाके इनके जरिए काउंटर नैरेटिव लॉन्च किया जाए और फिर लोगों को समझाया जाए, फिर ये मामला। लेकिन वो हुआ है, बट वो फेल होता रहा है somehow। नहीं, कोई नहीं हुआ। आप किस तरह कहते हैं, मुझे बताएं। 2010 के बाद काफी ज्यादा मतलब सरकार इस तरह नहीं है कि आपने एक आध कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, वो भी यार मुझे बताएं, जब ये श्रीलंकन को कत्ल किया गया था, एक तारिक जमील साहब आए हैं सामने, उस वक्त जितनी मजहबी तंजीमें थी, टीएलपी के किसी बड़े बंदे का कोई बयान ये दिलवा सके? कौन लोग थे वो? टीएलपी के मोटिवेटेड लोग थे, अगरचे वो समझते थे कि गलत हुआ है, लेकिन उसे ये बयान नहीं दिलवा सके। जो हम भी कोशिश करते हैं कि फलां मुल्क हमारे हक में बयान दे दे और हम नहीं दिलवा सकते, या फलां के खिलाफ दे दे, ये इन लोगों से नहीं दिलवा सकते। मैं हमेशा हर दफा कहता हूं कि तो इन्हें मजहब के मामले में जब कोई मसला उठे और आपको पता चल गया तो आप इनसे बयान दिलवाएं। ये जड़ा वाला जो वाकया हुआ, दर्जनों चर्च जले, कितना नुकसान हुआ, फिर सगोदा में, सवात में, इसके बाद क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं था कि साद रिजवी को बिठाते और कहते कि तू बोल? अगर ये नहीं करवा सके तो आप चाहे ज़रबे अज़्म कर लें, रद्दुल फसाद कर लें, या आप जुग्राफियाई हुदूद की हिफाजत करेंगे, नजरियाती हुदूद की हिफाजत नहीं होगी जब तक इनके बड़े आके कंडेम नहीं करेंगे, जिनकी पब्लिक में से है। ये मम्मी डैडी किस्म के मौलवियों के जरिए बयान दिलवाना, मुझे बताया तारिक शरीफ के बयान की क्या अहमियत है? हर कोई मामला होता है, खान साहब का मसला हो, उनकी गवर्नमेंट हो, वो खान साहब का स्पोक्समैन होता है, शहबाज शरीफ साहब आ जाए, उनका स्पोक्समैन होता है। तो ये तो इस तरह के जो बंदे हैं ना, जो आपने लॉन्च किए हुए हैं, आपसे मुराद जिनका आप जिक्र कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का, तो ये नजरियाती हुदूद की हिफाजत नहीं कर सकते। इनकी कोई वर्थ ही नहीं है भाई। वर्थ है मुफ्ती मुनीब की, वर्थ है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, और ये डायलॉग हो पब्लिकली आके करें और इनको पाबंदी की जाए कि जो बातें आप यहां पे कर रहे हो अपने जुमे के खुतबों में भी यही बातें करनी है। इस तरह कोई नहीं होता, सीधी सी बात है। कोई अभी मैं समझते नहीं हूं कि नजरियाती हुदूद की हिफाजत के लिए कोई हुआ है। रहा मेरा मसला, मैं अपनी कैपेसिटी में कर रहा हूं। जिस तरह सेकुलर्स जो है ना, उनकी मजबूरी है, वो हमारे दोस्त उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि सेकुलर्स का खुदा जो है वो ट्रुथ है, मेजॉरिटी का। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, आसमा जहांगीर, कि तालिबान उनके कुफर के फतवे जारी कर रहे हैं, और जब तालिबान को कोई वकील नहीं मिलता वो कहती है मैं फ्री लड़ूंगी, सच्चाई के लिए खड़ी हुई ना। ठीक है, आसमा जहांगीर जैसे मर्दों की हमें जरूरत है, औरतों की भी जरूरत है। एक आसमा जहांगीर आप 70 सालों में सिर्फ पैदा कर सकें, ये एक दाढ़ी पगड़ी वाला बंदा कह रहा है। कितने लोग हैं जो सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, कोई दिलेरी दिखाने के लिए खड़ा नहीं होता।
आसमा जहांगीर को सबसे ज्यादा तकलीफें किससे उठानी पड़ी? मजहबी तबके से, एस्टैब्लिशमेंट से। फिर आप ये कहते हैं कि ये लोग आपकी खिदमत करें और आज आपका केवला दुरुस्त हुआ है, तो आसमा जहांगीर या उनकी लेगेसी जो लेके चल रहे हैं वो फौज के हक में खड़े हो जाए। उन्हें तो खतरा है कल को आपका किबला बदला तो सबसे पहले इनको आप शहीद होते हुए देखेंगे। तो इसलिए आपने तय करना है। वैसे मैं आपको अभी बताऊं, इस वक्त फौज भरी पड़ी हुई है। उन्होंने वाकई रिलीजियसली ये तय कर लिया है कि अब पाकिस्तान इस तरह नहीं चलेगा। उसकी वजह FATF, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स का चेंज होना, ये भी गोरों को क्रेडिट जाता है, इनको नहीं जाता, गोरों को जाता है कि उन्होंने इन्हें सिखाया कि बंदे के पुत्र बनो, दुनिया में इस तरह नहीं आप रह सकते, वरना हम ये कर देंगे। अगर तुमने ये 25 करोड़ का जो एटम बम रखा हुआ है ना इधर आबादी का, इनको साथ लेके चलना है ना, भूखे नहीं मारना, तो भाई फिर हमारी बात भी मानो। और वो ठीक कह रहे हैं। FATF ना होता ना, मैं देखता ये रद्दुल फसाद ज़रबे अज़ब कहां से आता। ये हमने नहीं लर्न किया। और जो लोग हमें सिखाते थे ना 2001-2 में, कौन? जावेद गांधी साहब, नजम सेठी साहब, हामिद मीर साहब, ये उस वक्त इनको कहते थे ये गद्दारे वतन है, ये बांग्लादेश के एजेंट है। आज उन्हीं लोगों का नैरेटिव लिया हुआ है। वही बात है कि डॉन लीग पहले प्राइम मिनिस्टर को फारिग करवाते हैं, बाद में डॉन लीग कहते हैं ये सबसे बेस्ट पॉलिसी है कि हमें इंडिया के साथ दोस्ती करनी है। तो यार आप लोग मुखलिस नहीं। गांधी साहब हमारे उस्ताद हैं, हमें उनसे अकायद में इख्तिलाफ है, लेकिन उनकी एक बात बहुत अच्छी है कि अगर हमने इखलास के साथ कोई भी सिस्टम यहां पे नाफिज कर दिया होता, इस्लामिक, नॉन इस्लामिक या जो भी दुनिया में है, इखलास के साथ उसके प्रिंसिपल को फॉलो करते ना, तो आज हमारी ये हालत ना होती। जो भी है वो तय कर लें, लेकिन उसको फिर रिलीजियसली फॉलो करें, कोई भी सिस्टम हो। ये मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट बात कर रहा हूं। आइडियली तो जो मेरी थॉट्स है, मैं एक रिलीजियस बंदा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर किसी ने जो इस वक्त प्रेजेंट सिस्टम है इसको भी ईमानदारी से चलाया और इसका एंड रिजल्ट सही निकला। अब मुझे बताएं 2017 में हंसता बसता मुल्क था,